नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटी विद उपेंद्र सर में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर भारत में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है, इसका प्रोसेस क्या है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये और चर्चा का विषय भी बना हुआ है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सत्र को। और ये टॉपिक क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंटर के द्वारा यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा 24 अक्टूबर को जो है ये सूचना प्रदान की गई कि जो जस्टिस संजीव खन्ना होंगे वो भारत के अगले चीफ जस्टिस बनेंगे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश का पद को धारण करेंगे। तो ये जो है जो जस्टिस खन्ना है वो भारत के जो 51st चीफ जस्टिस के रूप में अपने पद को धारण करेंगे। और आप सभी को यह भी पता होगा कि आज से एक सप्ताह पहले ही हमने ये खबर आपको दी थी कि जो हमारे अभी के मौजूदा सीजीआई हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने एक सप्ताह पहले ही संजीव खन्ना के नाम को रिकमेंड किया था, जिसको कि अभी सेंटर के द्वारा अप्रूव किया गया है। यानी कि देश का जो अगला सीजीआई होगा वो कौन होंगे, जस्टिस संजीव खन्ना। तो यहां पर इस प्रोसेस को लेकर के हमें बात करने की आवश्यकता है कि आखिर भारत में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है, उसका जो प्रोसेस है वो कैसा है, इसमें चीफ जस्टिस की भूमिका क्या है और जो सरकार की भूमिका है वो क्या है। तो आइए समझते हैं। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे अभी के चीफ जस्टिस हैं यानी कि चंद्रचूड़ साहब, वो जो है 10 नवंबर को क्या होंगे, रिटायर्ड होंगे। और उसके बाद 11 नवंबर से जो न्यायमूर्ति खन्ना है वो सीजीआई का पद धारण करेंगे। आपको यह भी ध्यान रखना है कि 11 नवंबर को अपना पद धारण करने के बाद उनका जो कार्यकाल होगा लगभग 6 महीने के आसपास का होगा, क्योंकि आप देखोगे 13 मई 2025 को वो क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर भारत में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, तो इसको समझने से पहले हम लोग को 2 अनुच्छेदों को क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से देखना होगा। आप जानते हैं अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 124 का जो पहला खंड है, जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है कि भारत में क्या होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और जिसमें क्या होंगे एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसके अलावा जो अदर जज होंगे वो भी क्या करेंगे, वो यहां पर शामिल होंगे, यानी कि अन्य न्यायाधीशों से, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस जो अन्य न्यायाधीश होंगे उससे मिलकर के क्या बनेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो अनुच्छेद 124 का पहला भाग साफ साफ कहता है कि भारत में क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य जज शामिल होंगे। अब जजेस की नियुक्ति कौन करेगा, तो आप देखोगे अनुच्छेद 124 का ही जो दूसरा खंड है, क्लॉज नंबर 2 है, वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो इस बात पर आपको पहले गौर करना है कि चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन हमें जानना यह है कि आखिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है पार्टिकुलरली उनका जो नियुक्ति है वो किस प्रकार होता है, आखिर जो प्रोसीजर है वो क्या कहता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस प्रोसीजर के थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है वो एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत होती है, जिसको कि 1999 में अपनाया गया था। याद रखिएगा 1999, इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, MOP। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे जिनका रिटायरमेंट नजदीक आ चुका है, जैसे जो चंद्रचूड़ हैं जिनका रिटायरमेंट नजदीक आ गया था, उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है जो कि भारत का मुख्य न्यायाधीश है, तो अपने रिटायरमेंट से कुछ समय पहले वो क्या करेंगे, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो भी सुप्रीम कोर्ट में उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसके नाम की वो क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे, जिनको वो समझते हो कि वो सीजीआई के पद को धारण करने के लिए क्या है, उपयुक्त है।
तो मान लीजिए चंचूड़ के बाद हमें यह देखना होगा कि आखिर जो भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनमें सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट जज कौन है उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो यहां पर आप देखोगे कि साफ साफ कहा गया है मेमोरेंडम ऑफ पोजीशन में कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की होनी चाहिए, जिन्हें इस पद पर बने रहने के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो यह सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसे ही क्या बनाया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो 1999 में एमओपी यहां पर क्या किया गया था, अपनाया गया था, उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि जो रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस हैं वो क्या करेंगे कि अपने जो उत्तराधिकारी या फिर जो सीनियर मोस्ट जज हम कह सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में है, उनके नाम की सिफारिश करेंगे। किसको, तो सरकार को। प्रोसेस क्या कहता है, देखिए प्रोसेस में साफ साफ कहा गया है कि सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए कि 10 नवंबर को जो चंचूड़ साहब हैं वो क्या होने वाले हैं, रिटायर्ड। तो अगला कौन सीजीआई बनेगा, इसकी शुरुआत कहां से होगी, तो सबसे पहले यहां इसमें यह कहा गया है जो प्रोसीजर उसमें कि जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं वो क्या करेंगे, उचित समय, यहां पर क्या लिखा हुआ है, उचित समय। अब वो उचित समय 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं चंचूड़ साहब, तो उससे 1 महीना पहले भी हो सकता है, 1.5 महीना पहले भी हो सकता है। तो यहां पर साफ साफ ये कहा गया है कि सबसे पहले क्या होगा, जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं वो क्या करेंगे, उचित समय पर भारत के जो अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जो भारत के वर्तमान क्या है मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे सिफारिश की मांग करेंगे। यानी कि जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं उनके द्वारा जो रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे क्या की जाएगी, उस नाम की सिफारिश की मांग की जाएगी कि आखिर आपके बाद वो कौन व्यक्ति होगा जो अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। अब उसके बाद क्या होगा कि जो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो क्या करेंगे, जैसे ही उनको ये सिफारिश प्राप्त होगी वो क्या करेंगे, उस व्यक्ति को जो कि उनके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जज बचे हुए हैं उनमें से जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उनके नाम की सिफारिश वो किसको करेंगे, केंद्र सरकार को करेंगे। तो याद रखिएगा कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो क्या करने वाले हैं, सिफारिश करेंगे। जो व्यक्ति क्या होगा, बचे हुए जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनमें सीनियर मोस्ट होगा। और यहां पर क्या होगा, जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं जब उनको जो वर्तमान सीजीआई है उनसे सिफारिश प्राप्त हो जाएगी, एक नाम उनको प्राप्त हो जाएगा, वो क्या करेंगे, उस सिफारिश को, उस नाम को प्रधानमंत्री के पास भेज देंगे, प्रधानमंत्री के पास भेज देंगे। और प्रधानमंत्री फिर क्या करेंगे, आप देखोगे, याद रखना कि प्रधानमंत्री क्या करेंगे कि अगर वो संतुष्ट हैं कि उस व्यक्ति को सीजीआई बनाना चाहिए तो वो क्या करेंगे, उस सिफारिश को राष्ट्रपति के पास अग्रेसित कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और फिर आप देखोगे कि अगले चीफ जस्टिस के रूप में जिस व्यक्ति के नाम को सीजीआई ने क्या किया है, सिफारिश के रूप में आगे बढ़ाया है और केंद्र सरकार ने भी आपत्ति नहीं जताई है, केंद्र सरकार ने भी उसको क्या किया, राष्ट्रपति के पास अग्रेसित कर दिया है, उस व्यक्ति को जो है नेक्स्ट सीजीआई के रूप में शपथ दिला दी जाएगी। तो प्रोसीजर आपको समझ में आना चाहिए। तो जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर वो क्या कहता है कि जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले उचित समय रहते जो वर्तमान सीजीआई हैं उनसे पूछेंगे उस नाम को कि आखिर आपके बाद, आपके रिटायरमेंट के बाद वो व्यक्ति कौन होगा जो इस पद को धारण कर सकता है। यहां पर सीजीआई अपनी मर्जी से ये नहीं हो सकता है कि किसी व्यक्ति को उठा करके क्या कर दे, उसके नाम की सिफारिश कर दे। सबसे पहले उन्हें यही देखना होगा कि जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में उसमें सीनियर मोस्ट जज कौन है, और अगर वह उपयुक्त है उस पद को धारण करने के लिए तो उसी के नाम की सिफारिश किसके द्वारा की जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा की जाएगी, कानून मंत्रालय को यानी कि मंत्री को। और फिर वो जो कानून मंत्री है वो इसे किसके पास भेजेगा, प्रधानमंत्री के पास, और प्रधानमंत्री उससे किसके पास भेज देंगे, अगर वो संतुष्ट हैं तो किसके पास भेज देंगे, राष्ट्रपति के पास इस सिफारिश को, जिसके बाद उनका रास्ता साफ हो जाएगा उस व्यक्ति का कि वो अगला चीफ जस्टिस होगा। तो आपने देखा होगा कि डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा जस्टिस खन्ना का नाम जो है अग्रेसित किया गया और केंद्र सरकार ने भी इसको क्या किया, मान लिया, और अब राष्ट्रपति के पास जो है इसको अग्रेसित कर दिया गया है। यानी कि 10 नवंबर को जैसे ही रिटायर होंगे चंद्रचूड़,
उसके बाद 11 नवंबर को उनको जो है इसकी शपथ दिला दी जाएगी। तो यहां पर मेमोरेंडम ऑफ जो प्रोसीजर है उसको समझना बहुत ही जरूरी है ना। तो आप देखोगे कि आप बोलोगे सर कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तो 1999 में आप बोल रहे हैं इसको अपनाया गया, क्या इसके पहले जिसको मन करता था उसे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देते थे? तो ऐसा नहीं है। देखिए, आपको ध्यान में रखना है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को अपनाने के पहले भी अधिकतर मामलों में आजादी के बाद से यही देखा गया है कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें ही क्या बनाया जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, ये चीजें। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे आपको लगेगा, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि मान लीजिए केंद्र सरकार को जो है किसी के नाम पर आपत्ति है तो क्या होगा? लेकिन देखिए, टेक्निकली हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो नाम को रिकमेंड किया गया है उस नाम पर वो आपत्ति उठा सकता है, बिल्कुल उठा सकता है, टेक्निकली उठा सकते हैं। लेकिन आप देखोगे कि हमेशा से यही होता आया है कि जिस भी नाम को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिफारिश कर देते हैं, जो कि सीनियर मोस्ट जज ही है, किसका? सुप्रीम कोर्ट का, उसके नाम को अगर सिफारिश कर दी गई है तो जनरली केंद्र सरकार जो है टकराव की स्थिति में नहीं जाता है और वो उसी व्यक्ति को चुन लेते हैं नेक्स्ट सीजीआई, जिसके नाम की सिफारिश सीजीआई के द्वारा, यानी कि वर्तमान सीजीआई के द्वारा किया गया है। क्योंकि ऑब्वियसली आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले आप देखोगे कि कोलिजियम सिस्टम होता है ना। कोलिजियम सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, एक्स व्यक्ति को, तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या है कि उसके नाम की सिफारिश कोलिजियम के द्वारा की जाती है। अब कोलिजियम में आप सभी जानते हैं कि अच्छी तरीके से किसी भी व्यक्ति की छानबीन होती है, उसके बाद ही कोलिजियम क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए सरकार को उसके नाम की सिफारिश करता है। और फिर सरकार भी क्या करती है, आईबी के द्वारा उस व्यक्ति की पूरी जांच कराती है और अगर उसको उसी समय अगर कोई दिक्कत थी तो वो बताते हैं, अगर दिक्कत नहीं होती है तो आसानी से उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले अगर आप देखोगे तो कोलिजियम के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी सभी जजों की अच्छी खासी तरीके से जांच होती है। तो जनरली जब क्या होता है कि वो व्यक्ति जब सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त हो जाता है और मान लीजिए वो इतना सीनियर मोस्ट है कि वो कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर पहुंचे, तो ऑब्वियसली वहां पर सरकार जो है उसके नाम पर आपत्ति नहीं उठाएगी, क्योंकि वो जानती है कि इससे पहले उसने जो है उस व्यक्ति के बारे में सारा कुछ पता कर लिया है। तो जनरली क्या होता है कि टकराव यहां पर नहीं होता है। जिसे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो सीनियर मोस्ट जज होता है, उनके बाद जब उनके नाम की वो सिफारिश कर देते हैं तो यहां पर केंद्र सरकार जनरली टकराव का रास्ता नहीं अपनाती है और उसी व्यक्ति को सीजीआई बना दिया जाता है। क्योंकि अगर वो अभी आपत्ति उठाएगी तो उस पर भी आपत्ति उठेंगे ना कि आपने पहले क्यों नहीं इसकी जांच की, जब कोलिजियम सिस्टम के द्वारा उस व्यक्ति को वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए सिफारिश की गई थी, तो अगर आपको इस व्यक्ति से दिक्कत था, कोई अगर ऐसी बात है तो आपको उसी समय बताना चाहिए था। अब वो व्यक्ति जब सुप्रीम कोर्ट का जज बन चुका है और वो सीनियर मोस्ट है, जब वो यहाँ पर सीजीआई की कुर्सी को धारण करने वाला, तब आप यहाँ पर आपत्ति उठाना टेक्निकली सही नहीं होगा। तो इस वजह से आप देखोगे कि टकराव यहाँ पर नहीं होता है। जनरली जिस व्यक्ति को भी जो कि ऑलरेडी क्या है सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसको अगर सीजीआई ने उसके नाम की सिफारिश कर दी है तो यहाँ पर सरकार भी उसको मान लेती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है, अच्छा यहां पर जो है एक एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको दे दी है जो पेपर से मैंने निकाला है। जैसे आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हो वो 65 ईयर की एज में क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। और यहां पर आप देखोगे कि जो सीजीआई का टेन्योर है, आप सभी को पता है कि फिक्स नहीं होता, बस रिटायरमेंट एज क्या है, फिक्स है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति 64 साल की उम्र में क्या बना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो मात्र 1 साल क्या रहेगा, उस पद को धारण करेगा। और जैसे आप देखोगे कि यहां पर लिस्ट दिया हुआ है कि आखिर जो आने वाले समय में कौन जो है क्या बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। जैसे अभी संजीव खन्ना का नाम आया है, तो सभी को पता है कि 11/11/2024 यानी कि 11 नवंबर से उनका कार्यकाल शुरू होगा और 13/5 यानी कि मई में उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो 65 ईयर ऑफ एज को क्या कर लेंगे, उस समय अटेंड कर लेंगे। तो ये मात्र 184 दिन वो क्या बनेंगे, भारत के सीजीआई। उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज हैं वो कौन है, जस्टिस BR गवई। और उनके आप देखोगे वो भी लगभग 7 महीने या 8 महीने वो क्या रहेंगे,
वो भी 6 महीने के आसपास ही, 194 डेज है, वो भी 6 महीने क्या बनेंगे, भारत के चीफ जस्टिस। और उसके बाद जो है जस्टिस सूर्यकांत है जो कि नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज होंगे, और वो जो है 24/11/2025 से लेकर के 9/2/2027 तक क्या रहेंगे, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस। तो यहां पर आप देखोगे सीनियरिटी के हिसाब से, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है, परंपरा यही है कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वही अगले सीजीआई होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 2031 तक अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं उनमें से कौन व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद धारण करेगा, उसकी पूरी सूची यहां पर दी गई है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग एक बार जरूर देख लेना। प्रश्न ये उठता है कि जैसे मैंने कहा कि 1999 में जो है एमओपी यानी कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को क्या किया गया, अपनाया गया। और बहुत सारे मन में, जैसे मैंने बोला, पहले सवाल उठे हैं कि उसके पहले क्या होता था, आजादी के बाद क्या होता था, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट जज है उसके अलावा किसी और जज को क्या किया गया हो, चीफ जस्टिस बनाया गया हो, इस परंपरा को तोड़ा गया हो। तो थोड़ा इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, और इस डिस्कशन को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है। यहां पर आप देखोगे, जैसा कि मैंने कहा कि आजादी के बाद से ही यह परंपरा चली आ रही थी, जिसको कि केंद्र सरकार ने भी माना था कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कहा जाता है कि 1950 से लेकर के 1973 तक सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते थे वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किए जाते थे, और यह प्रथा चलती आ रही थी। इस प्रथा को सबसे पहली बार जो है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस समय जो है तोड़ा गया 1973 में ही। कैसे तोड़ा गया और क्यों तोड़ा गया, इसके बारे में जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने बोला कि 1973 में पहली बार हमारे देश में जो सीनियर मोस्ट जज हुआ करते थे उनको छोड़ करके किसी दूसरे जज को क्या किया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठाया गया, और उनका नाम था जस्टिस A.N. रे। याद रखिएगा। तो जस्टिस A.N. रे क्या थे, अगर हम सीनियरिटी में देखें तो सीनियरिटी में वो क्या थे, चौथे नंबर पर थे। क्योंकि आप देखोगे उनसे सीनियर जो जज थे सुप्रीम कोर्ट में, वो कौन थे, J.M. सेलत, K.S. हेगड़े और A.N. ग्रोवर। ये 3 जज क्या थे, उनसे सीनियर मोस्ट थे। और मैंने क्या बताया, प्रथा क्या है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वही क्या बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन यहां पर इंदिरा गांधी ने क्या किया कि चौथे नंबर, सीनियरिटी में जो चौथे नंबर पर जज थे उनको क्या किया, सीजीआई के पद पर बैठा दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर उन्होंने क्या किया, उनको बैठाया। तो पहली बार आप देखोगे कि सीनियरिटी का जो एक पूरा का पूरा प्रथा था उसको तोड़ा गया, और सबसे सीनियर मोस्ट जज को नहीं बल्कि जो 4th नंबर पर थे जज सीनियरिटी में, उनको क्या किया गया, भारत का चीफ जस्टिस बनाया गया, और उनका नाम था जस्टिस A.N. रे। अब आप ये कहोगे कि आखिर ऐसा क्यों किया उस समय की सरकार ने। तो आप सभी को पता है कि एक केस के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं केशवानंद भारती केस, इसी नाम से ये प्रसिद्ध है। केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया, उसके अगले दिन ही आप देखोगे सरकार ने क्या किया, ये घोषणा की कि भारत का जो अगला मुख्य न्यायाधीश है वो कौन बनेगा। अब इसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि आप सभी जानते हैं केशवानंद भारती केस में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत भारत में जो है सामने रखा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल संरचना का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आप सभी जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, उसको सामने रखा गया। और इसी के बाद आप देखोगे कि सरकार ने क्या किया, इस पूरी की पूरी परंपरा से हटते हुए जो 4th सीनियर मोस्ट जज थे उनको क्या कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्ति उनकी होगी, इसकी घोषणा उन्होंने कर दी। आप बोलोगे ऐसा क्यों किया सरकार ने, तो यहां पर आपको देखना होगा जो जजमेंट हुआ था, आप सभी जानते हैं 13 जजेस की बेंच थी ना, 13 जजेस की बेंच में आप देखोगे 7 और 6 से क्या हुआ था, फैसला हुआ था, है ना। 7 मेजोरिटी और 6 जज क्या थे, इसके इस फैसले के विरोध में थे। और जस्टिस A.N. रे जो थे वो क्या थे, इस माइनॉरिटी जजमेंट में शामिल थे। याद रखिएगा, माइनॉरिटी जजमेंट यानी कि जो केशवानंद भारती केस में
जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को सामने रखने वाला जो मेजॉरिटी जजमेंट था उसके विपक्ष में कौन थे? जस्टिस ए.एन. रे। तो सभी को पता है कि 7 और 6 से क्या हुआ था, इस मुद्दे का, इस केस का फैसला आया था, जिसमें कि हमारे संविधान को और हमारे देश में संविधान की रक्षा करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को सामने रखा गया, जो कि एक तरीके से सरकार पर पूरी तरीके से सीमा लगाता है कि वो मनमानी नहीं कर सकती। और यहां पर जस्टिस ए.एन. रे माइनॉरिटी जजमेंट का क्या थे? हिस्सा थे, और इसलिए सरकार को लगा कि वो हमारे पक्ष में बातें करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर जस्टिस ए.एन. रे को क्या कर दिया गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में उनकी घोषणा की गई। तो यहां पर सरकार ने देखा कि जो चीफ जस्टिस हैं, जो जस्टिस ए.एन. रे हैं, वो क्या है, कहीं ना कहीं उनका जो मत है वो सरकार से मिलता जुलता मत है, और इसलिए इसका फायदा उनको हुआ और जस्टिस ए.एन. रे को क्या बना दिया गया? भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो पहली बार आप देखोगे सीनियर मोस्ट जज को छोड़ करके 4th नंबर पर जो जज थे उनको क्या किया गया? यहां पर सीजीआई बना दिया गया। यही नहीं, इसके बाद आप देखोगे कि 1977 में एक बार फिर से सरकार ने क्या किया? जो सबसे सीनियर मोस्ट जज थे उनको छोड़ करके जो दूसरे जज थे उनको क्या किया? उन्होंने चीफ जस्टिस के पद पर बैठाया, है ना। और आप देखोगे यहां पर जो एमयू बेग थे, याद रखिएगा, जो जस्टिस एमयू बेग, उन्हें जो उस समय सबसे वरिष्ठतम जज थे सुप्रीम कोर्ट में, जिनका नाम था एच.आर. खन्ना, याद रखिएगा, एच.आर. खन्ना, इनका नाम बहुत ही रिस्पेक्ट से लिया जाता है। एच.आर. खन्ना को छोड़ करके क्या किया गया? एमयू बेग को क्या बना दिया गया, है ना, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जबकि सीनियर मोस्ट कौन थे? एच.आर. खन्ना, ठीक है। तो इनको भी दरकिनार किया गया, और इनसे जो सीनियरिटी में छोटे जज थे एमयू बेग, उनको क्या किया गया, है ना, मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अब जस्टिस खन्ना ने क्या किया था? आपको एक केस के बारे में याद होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। 1976 में इसमें क्या आया था? जजमेंट, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कुछ एक जजमेंट जिस पर सभी लोग उंगलियां उठाते हैं, या फिर जिस जजमेंट के कारण सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा वो कम होती है, उनमें से अगर किसी एक केस का जिक्र होता है तो वो कौन सा केस है? एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इमरजेंसी के टाइम में आप देखोगे ये केस था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था कि क्या जब इमरजेंसी लगती है तो जितने भी फंडामेंटल राइट वो सभी खत्म हो जाते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि 5 जजेस की बेंच बनी थी, और 4:1 से क्या आया था? फैसला आया था, जिसमें जो 4 जज थे, याद रखिएगा, इसमें भी कौन जज थे? ए.एन. रे, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, है ना, न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़, जो डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिताजी वाई.वी. चंद्रचूड़, और न्यायमूर्ति एच.एम.एच. बेग। ये 4 जज थे जिन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट दिया था, और एक ही जज था जिसने क्या किया? इनसे अलग हट करके अपना जजमेंट दिया, और वो कौन थे? एच.आर. खन्ना, ठीक है ना। अब देखोगे कि ये जजमेंट क्यों इतना खराब जजमेंट माना जाता है, क्योंकि आप देखोगे कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे फंडामेंटल राइट की बहुत ही संकीर्ण व्याख्या की, और उन्होंने साफ साफ कहा इस मेजॉरिटी जजमेंट में कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो आप देखोगे आर्टिकल 21 सहित, यानी कि जीवन और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है उसके सहित सभी मौलिक अधिकार क्या हैं? समाप्त हो जाएंगे। यानी कि आप आर्टिकल 32 का उपयोग करके कभी भी जाकर के आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते हो कि हमारा फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सरकार की मदद ही की, क्योंकि सरकार ने तो इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट को छीना, लोगों पर अत्याचार किए, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा इस केस में, एडीएम जबलपुर वाले मामले में, कि नहीं, और 4-1 से फैसला था, और 4 जज एक तरफ थे और एक जज एक तरफ। एक जो जज थे वो कौन थे? आपके एच.आर. खन्ना। उन्होंने कहा कि नहीं, इमरजेंसी अगर लागू है फिर भी जो आर्टिकल 21 है वो आपसे छीना नहीं जा सकता। आगे चल करके हुआ ये एक अमेंडमेंट के द्वारा, लेकिन आप देखोगे एडीएम जबलपुर को केस में यह कह दिया गया कि नहीं, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो सभी फंडामेंटल राइट आपके समाप्त हो जाते हैं।
और इसलिए कहा जाता है कि ये केस एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे खराब जजमेंट है उनमें से एक है ना ये चीजें। तो याद रखना कि यहां पर एक जज जो सरकार के एक मत से क्या थे, भिन्न थे, वो कौन थे, एच.आर. खन्ना। और इसलिए जब उनकी बारी आई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की तो सरकार ने क्या किया, जो एम.यू. बेग थे उनको क्या किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया, ना कि एच.आर. खन्ना को। तो ये दो ऐसे मौके आए जिसमें आप देखोगे कि सरकार ने क्या किया, जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको छोड़ करके जो उनसे लोअर सीनियर थे उनको क्या किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया। और उसके बाद ही आप देखोगे, आप सभी जानते हो ना, उसके बाद ही आप देखोगे कि ये जो विवेकाधीन शक्ति का उपयोग सरकार कर रही थी, इसको खत्म करने को लेकर के आप सभी जानते हैं कोलिजियम सिस्टम आया, आप सभी जानते हैं 3 जज केस। और 3 जज केस में से जो दूसरा जज केस था 1993 वाला, उसमें ये साफ साफ कहा गया, उसी में आप देखोगे जो सेकंड जज केस इसको हम लोग बोलते हैं, आपने कोलिजियम सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें मैंने पढ़ाया भी है द हिंदू वगैरह में, द हिंदू एनालिसिस में मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस। और जो सेकंड जज केस था 1993 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये जो सरकार का मनमानी थी उसको खत्म करने का काम किया। यानी कि जो सरकार के पास जो डिस्क्रिशन था, विवेकाधीन तरीके से वो शक्ति का उपयोग कर रही थी, उसे यहां पर क्या किया गया, पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया गया। और साफ साफ कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद वही व्यक्ति धारण करेगा जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा। और आगे चल करके आप देखोगे 1999 में एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाया गया, जिसमें भी आप देखोगे कि यही कहा गया है कि जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो क्या करेंगे, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज है उन्हीं के नाम की सिफारिश करेंगे। और सरकार के पास ये है कि वो आपत्ति उठा सकती है, लेकिन जब एक सीनियर, जब सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति में उन्होंने जब आपत्ति नहीं उठाई, तो सीजीआई बनने में भी वो कोई आपत्ति टेक्निकली नहीं उठाते हैं। तो उसके बाद से आप देखोगे ये जो सेकेंड जज केस हुआ और 1993 में जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद से अभी तक जो सीनियर मोस्ट जज हुए हैं वही क्या बनते आ रहे हैं, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो चीजें थी उसको आपको ध्यान में रखना होगा। 99 में जो एमओपी बना था उसी के तहत अभी देश में सीजीआई की नियुक्ति होती है। 2016 में इस पर जो है केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक बार फिर से बातचीत हुई थी कि इसमें कुछ बदलाव करना है तो बदलाव किया जाए, लेकिन अभी तक इसमें सहमति नहीं बनी है। तो जो प्रोसीजर है वही चलता आ रहा है और उसी प्रोसीजर के तहत सीजीआई की नियुक्ति होती है। तो ये था हमारा पूरा डिटेल डिस्कशन कि आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे होती है। पूरा इतिहास मैंने आपको बता दिया, कब कब सीनियर मोस्ट जज ऐसे हुए जिनको कि परंपरा को तोड़ते हुए उन्हें नहीं बना करके किसी दूसरे सीनियर मोस्ट जज को क्या किया गया, वहां पर सीजीआई बनाया गया। और अभी जो मामला चल रहा है, अभी जो प्रोसेस चल रहा है, वो कब आया, कैसे आया, इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो आशा करता हूं कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। कमेंट बहुत जरूरी और लाइक बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पॉलिटी विद उपेंद्र सर। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।